नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकाश है और आज आप मुझे शोध यात्रा के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। साथियों, हमारे साथ आज राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रहे हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि यूजीसी नेट और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद भारत देश में शोध के क्षेत्र में कौन कौन से दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं। तो वेलकम टू दिस चैनल सर। बहुत बहुत आभार आकाश जी, आपने मुझे अपने इस शोध यात्रा के चैनल पे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद सादर व्यक्त करता हूँ। सर, आज के इस चर्चे में हम खास बातचीत करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बाद अगर हम फर्ज कीजिए अगर कोई कैंडिडेट है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेता है या फिर मास्टर्स के बाद, बहुत आसान भाषा में अगर बात करें तो मास्टर्स के बाद शोध में जाने के लिए कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं या कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास है, हम क्या करें कि हम शोध में जाना चाहें अगर हमारी इच्छा हो तो। देखिए आकाश जी, मैं आपको बहुत मोटे तौर पे बताऊं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा भारतवर्ष के अंदर होती है, इसके बाद दो दरवाजे खुलते हैं। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं और दूसरा दरवाजा आपका पीएचडी के लिए खुलता है। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर पे बात नहीं करेंगे, पीएचडी पे विशेषकर उस पे हम प्रकाश डालेंगे, उसके लिए बात करेंगे। तो पीएचडी की अगर हम बात करें तो अगर मान लेते हैं कि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ साल में 2 बार होती है, इस परीक्षा को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। आपको करीब करीब 36 से 40 हजार अभी के हिसाब से, डिपेंड्स अपॉन द सिटी कि आप किस शहर में आपका संस्थान है, तो आपको मिलता है। भारत में करीब करीब 1050 से 1100 विश्वविद्यालय वर्तमान की स्थिति में है। हर साल नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। अगर आप जेआरएफ कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से साक्षात्कार के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर आपको कहीं पे भी एडमिशन मिल जाता है। आप आराम से कर लीजिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड भी हैं, उस स्थिति में भी आपको एडमिशन आसानी से मिल जाता है। आप और अगर आप नेट नहीं भी है तो मैं आपको बताऊं कि नई शिक्षा नीति 2020 जो अभी आई है, इसके तहत 60:40 का रेशियो चल रहा है। यानी कि 60% वो विद्यार्थी जिन्होंने नेट जेआरएफ कर लिया है उनका दाखिला होगा। 40% उनके लिए दरवाजा खुलेगा जो नॉन नेट है, मतलब जिनके पास नेट नहीं है, बस एमए है। अब इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की व्यवस्था है। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड हो, चाहे ओपन हो, डीयू हो, चाहे आपका लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे पटना हो, चाहे आपका जामिया मिलिया हो, सभी विश्वविद्यालय का अपना एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड दो तरह की कैटेगरी आती है। अगर आपके पास नेट जेआरएफ है, वेल एंड गुड, आप एडमिशन ले लीजिए। अगर नेट जेआरएफ नहीं है तो आप उस विश्वविद्यालय का जो अपना एक हम कहते हैं प्रवेश परीक्षा होता है, उस प्रवेश परीक्षा में आप बैठिए, उसको क्वालिफाई करिए, अच्छा सिनॉप्सिस बनाइए, इंटरव्यू में जाइए, अच्छा प्रदर्शन करिए और निश्चित रूप से आप पीएचडी में चले जाएंगे। उसके बाद आप नेट जेआरएफ को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि नेट जेआरएफ करने के बाद बहुत सारे लोगों में ये एक ऊहापोह की स्थिति बनती है कि हम क्या करें। और उच्च शिक्षा में मैं आपको बताऊं कि बहुत अवसर खुलने जा रहे हैं और आज के नौजवानों को मैं आह्वान भी करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक आंदोलनकारी नीति है जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा में मतलब भूचाल आने वाला है। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए, खासकर सर। लेकिन मैं भी शोध के क्षेत्र में ही हूँ, तो मैंने अपने अनुभव के हिसाब से देखा है कि विद्यार्थियों में कहीं न कहीं संशय है इस चीज़ को लेकर कि अगर हम शोध को अपने क्षेत्र में अपने करियर के तौर पे चुनते हैं, तो शोध में हमें क्या नौकरी मिल जाएगी? उसके बाद मैं कहने का मतलब ये है कि क्या सिक्योर करियर है शोध को चुनने के लिए पीएचडी में जाने के बाद? उसके बाद एक और बहुत ही अहम सवाल उठता है हम सबके मन में कि अगर हम शोध करें, अगर हम पीएचडी करें तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, हम स्टेट से करें या प्राइवेट से करें, कौन से यूनिवर्सिटी से हम करें कि हमें श्योर शॉट जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? कृपया करके इस विषय पर भी प्रकाश डालें। आकाश जी, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, मैंने पहले भी आपको बोला कि भारत में आज के समय में करीब करीब 1050 से ज्यादा और 1100 से कम इतने विश्वविद्यालय भारत में हैं। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं अगर आप नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई करते हैं, 1100 विश्वविद्यालय है और वर्ष में हर जगह अगर एक एक वैकेंसी भी आएगी प्रत्येक डिपार्टमेंट में, तो 1100 बहालियां आएगी। हालांकि इससे ज्यादा ही आती हैं। आप सिर्फ डीयू की ही बात करें तो करीब करीब उसमें 90 कॉलेजेस हैं और 90 कॉलेजेस में पूरे साल भर बहाली चलती रहती है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ब्राइट करियर है और विश्वविद्यालय के अंदर कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट है, कई तरह की बहालियां आती हैं। तो नौजवानों को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए और निश्चित रूप से अगर उनका एकेडमिक्स में उनकी रुचि है। दूसरी बात, आपने पूछा कि जॉब को लेकर के भय और संशय, बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं भी, हम सभी लोग युवा हैं और अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं जल्द से जल्द। ऐसे में मैं समझता हूँ कि अगर आप अनुसंधान करते हैं, आकाश जी एक बात बताइए कि आपको पढ़ने के लिए अगर 40,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है जेआरएफ के माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से, तो ऐसा
कौन सा ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको, या कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए 40,000 प्रत्येक मंथ, यही नहीं कॉन्टिजेंसी आपको मिलता है, जी, आपको लाइब्रेरी विजिट और पता नहीं कितने तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जी, जी। और 5 साल आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप अपने व्यक्तित्व पे काम करते हैं, आप अनुसंधान पे काम करते हैं, आप अपने आप को प्रज्ञावान बनाते हैं, अपने आप को ज्ञानवान बनाते हैं। तो ये इस तरह का जो एक बुजवार्निंग इंडस्ट्री है, जो एक बर्निंग, मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। तो जॉब को लेकर के देखिए, जब तक आप पीएचडी में नहीं आए हैं, तभी तक ये संशय है कि हम नेट जेआरएफ कर लेंगे तो क्या होगा, पीएचडी में नहीं हुआ तो क्या होगा, पीएचडी में। एक बार आप नेट जेआरएफ कर लें और पीएचडी की दुनिया में आ जाए, तो आपको ये सोचने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि पीएचडी करने के दौरान आप इतना ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, इतने लोगों से संपर्क में आते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगने लग जाता है कि बहुत ही आसान रास्ता है। और निश्चित रूप से नेट जेआरएफ करने के बाद, पीएचडी करने के बाद आपको जॉब के लिए मतलब बहुत ही आसानी से, क्योंकि अगर आपने सच में वाकई में आपने मेहनत से, ईमानदारी से, कर्मनिष्ठता से अपने अनुसंधान को पूरा किया है, तो निश्चित रूप से आपको जॉब के बारे में नहीं सोचना है। और बहुत ही अच्छा जॉब, और मैं कहूँ बहुत अच्छी सैलरी के साथ, इतने अच्छे पैकेज के साथ। आप बताइए कि भारत में ऐसे कम जॉब है जहाँ पे एंट्री लेवल पे आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में जाते हैं, स्टार्टिंग लेवल पे आपको करीब करीब 1 लाख और उससे ज्यादा का अमाउंट मिलता है। और उसके बाद ये तो एक मतलब सैलरी है, इसके अलावा पक्ष बहुत तरह के हैं, सम्मान है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सहज और एक बहुत ही मतलब व्यवस्थित और एक बहुत ही ज्यादा स्कोप वाला ये इंडस्ट्री है उच्च शिक्षा का। और नई शिक्षा नीति के आने के बाद बहुत नई नई चीजें आई हैं, तो बच्चों को बिना सोचे समझे, और अगर इंटरेस्ट है तो इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। सर, मैं चाहूँगा कि इसके साथ-साथ आप स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसमें बच्चे जाएँ? किसमें एडमिशन लेने से हमें एक सिक्योर करियर मिलेगा? इस तरह का मन में एक सवाल, बहुत ही गंभीर सवाल है, उस पे आप ज़रूर प्रकाश डालें। देखिए आकाश जी, एक चीज मैं बताता हूँ कि पर्यावरण का, वायुमंडल का बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई अगर आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई जेएनयू पढ़ रहा है, कोई डीयू पढ़ रहा है, और कोई उत्तर प्रदेश के किसी एक छोटे स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, तो वायुमंडल का, पर्यावरण का देखिए प्रभाव पड़ता जी, है, इसमें कहीं बिल्कुल। से कोई दुमत शंका नहीं है। जी, लेकिन फिर भी अगर आपका जेआरएफ होता है, नेट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो देखिए या तो आईआईटी होना चाहिए या तो केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। लेकिन अगर किसी स्थिति में आपको इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन नहीं मिलता है, तो समय व्यर्थ करने का कोई बहुत लाभ नहीं होता है। आप कहीं पे भी एडमिशन अगर लेते हैं, देखिए मिला जुला करके आपको अनुसंधान करना है, आपको सुपरवाइजर हर जगह पे, मान लीजिए यूजीसी नेट एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक अच्छा एग्जामिनेशन जो केंद्र सरकार यूजीसी लेती है, एक संस्था लेती है, तो उसके माध्यम से ही सारे लोग चुन करके प्रोफेसर बनते हैं। तो सारे, चाहे वो जेएनयू में रहे, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे, सब लोगों का जो पात्रता होता है वो करीब करीब समान होता है। दूसरी बात, आजकल देखिए इंटरनेट का दुनिया है। अगर आप मान लीजिए पटना विश्वविद्यालय से भी पीएचडी करें, चाहे जेएनयू से करें, आप इंटरनेट के माध्यम से वहां के प्रोफेसर से जुड़े हैं। हमारे पास स्वयं है, स्वयं प्रभा है, शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, एकेडमी है, और पता नहीं यूजीसी के कितने सारे इनिशिएटिव्स हैं कि अब तो समय, स्थान और जगह का, मतलब धन का, इन चीजों का तो कोई फर्क और प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। और आप अगर जेआरएफ है, मैं आपको एक और बताता हूँ मजे की बात, कि अगर कोई बच्चा जेआरएफ कर लेता है, तो वो अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय से भी, एमईटी से, मानव रचना, कहीं से भी वो पीएचडी करेगा, उसको उसका जेआरएफ फेलोशिप मिलता है। जी। तो कई सारे बच्चे उस ओर जाते हैं। तो हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय या आईआईटी से करने का जो लाभ है वो तो खैर अनमैचेबल है। लेकिन अगर वहां पे दाखिला नहीं मिल पाता है और समय ज्यादा व्यर्थ हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जो रिकॉग्नाइज्ड है, नैक ने उसको अच्छा मतलब ग्रेडेशन दे रखा है, आप वहां पे जाएं। और भारत में करीब 1100 विश्वविद्यालय हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दाखिला जरूर हो जाता है। कोशिश करें कि अच्छा हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वहाँ के जो सारी व्यवस्था है वो अच्छी हो, तो मैं समझता हूँ कि आप कहीं से भी करेंगे। देखिए और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एपीआई, ये लोग कम जानते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैं इस पे भी बात करना चाहूंगा कि आप पीएचडी करते हैं ना, क्यों करते हैं? कि एक तो आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपना जी। आप प्रज्ञावान बने, दूसरा आपको जॉब। तो एपीआई में 25 से 30 नंबर आपको, जो आउट ऑफ 100 बनता है, तो 100 में 25 से 30 आपको पीएचडी का मिलता है। जी, बिल्कुल। अब आप चाहे आईआईटी दिल्ली से करें, जेएनयू से करें, चाहे पटना से करें, चाहे महात्मा गांधी केंद्रीय, आपको 25 से 30 नंबर मिलेगा, तो बात बराबर होता है। तो आकाश जी, मैं ये कहूंगा कि संस्था पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दे करके आप अपने ऊपर काम करें। आप अपने आप को रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक्सपर्ट करें, आप अनुसंधान को समझें, अपने टॉपिक को समझें, अपने एरिया को समझें, और अपने एरिया के एक्सपर्ट से बात करें, संपर्क में रहें, और अपने आप को ज्ञानवान बनाएं। तो संस्था बहुत मैटर नहीं करता है। और निश्चित रूप से आप एक बार पीएचडी करते हैं, एपीआई आपका अच्छा बन जाता है, साथ के साथ पब्लिकेशन को भी आप न छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे हमारे छात्र को, अध्येताओं को ये नहीं पता होता कि पब्लिकेशन भी क्या है। तो आप अगर हायर एजुकेशन में आते हैं, तो कुछ ना कुछ लिखते रहिए। जी। पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर लिस्टेड बुक आप एडिट कर रहे हैं आईएसबी में, वो कराते रहें, तो आपका एपीआई बढ़ता रहेगा, और ये पीएचडी में आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा।
तो इन सभी के होने के बाद आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेगा और एक अच्छी सैलरी पे मिलेगी, एक सुनहरा करियर है, सुनहरा अवसर मिलता है और बहुत एक्सपोज़र मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से। हाँ, बहुत शुक्रिया सर इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। सर साथ में एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज आपने जो जो भी बातें बताई, जो भी रास्ते हमें मास्टर्स के बाद शोध के लिए खुलते हैं, उसके बाद ऐसा क्यों है कि अ, बहुत कम एनरोलमेंट है भारत देश में और इसके साथ-साथ एक मोटिवेशन के साथ-साथ आप आज के जो यूथ हैं, जो मास्टर्स के बाद शोध में जाना चाहते हैं, उनको कौन-सा एक मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रतिभाशाली हैं, आप इस क्षेत्र में ऑलरेडी हैं। आकाश जी, मैं आपको बताऊँ, ये एक दुःख की बात है बहरहाल कि भारतवर्ष के अंदर 1% से भी कम बच्चे, मतलब 0.68 के करीब-करीब ये आंकड़ा है कि उच्च शिक्षा खास करके पीएचडी में आते हैं। मतलब भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है, इसमें 1% से कम बच्चे पीएचडी में हैं। तो ये दुःख की बात है और मैं आपको कहूँ इसीलिए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और 2020 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये भूचाल लाने वाली है, ये आंदोलनकारी नीति है। और इस नीति में उच्च शिक्षा को लेकर के इतने प्रावधान जोड़े गए हैं, इतने प्रोविज़न जोड़े गए हैं, इतने बदलाव किए गए हैं कि आने वाले समय में जो बच्चे उच्च शिक्षा से दूर भागते थे, ये सोच करके कि पता नहीं मेरी जॉब की सिक्योरिटी होगी कि नहीं, या मैं किस तरीके से बहुत समय लग जाएगा, जी, वो सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। और मैं आपको बताऊं आकाश जी की फॉरेन के विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, मैनचेस्टर, है ना, कैम्ब्रिज, इस तरह के विश्वविद्यालय भारत में आकर के अपना ऑफ कैंपस खोलने जा रहे हैं। यही नहीं, जो भारत के प्रतिष्ठित संस्थान है, जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया, आपका जेएनयू है, बीएचयू है, टीयू है, जाके वो भी आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा कि कहीं पे अपना ऑफ कैंपस खोलेंगे। जी, बिल्कुल। जैसे डीयू ऑफ कैंपस हो सकता है, कल को बिहार के सीवान में खोल दे, गोपालगंज में खोल दे, मोतिहारी खोल दे। तो इतना स्कोप आने वाला है आकाश जी, मैं आपको बताऊं आने वाले 5 सालों में आंदोलन होने जा रहा है, मतलब एक बहुत व्यापक बदलाव। आंदोलन मतलब पॉजिटिव सेंस में कि शिक्षा के जगत में, उच्च शिक्षा के जगत में जो आज हम कह रहे हैं ना 1% से कम, आने वाले समय में आप देखिएगा ये आंकड़ा 3% से ज्यादा होगा और वो भी 5 साल के अंदर होगा। और क्योंकि बहुत सुनहरा कैरियर है, तो युवाओं को बिना सोचे अगर उनका शिक्षा जगत में आने का मन है तो वो बिल्कुल भी संशय में ना रहे, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, एकदम एक विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ आए कि मुझे एक अच्छा करियर मिलेगा, एक प्रोफेसर का पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, गुरु गुरुवे नमः, गुरु का पोस्ट सबसे बड़ा होता है, सबसे सम्मानित होता है। और आज भी भारत एक, हम कह सकते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा वाला देश रहा है, तो निश्चित रूप से गुरु से बढ़कर कुछ होता नहीं है। तो आप इस क्षेत्र में आए, देश में अपना एक योगदान दें, शिक्षा के माध्यम से यू कैन से बच्चों को आगे बढ़ाएं, देश को समृद्ध बनाएं, विश्व गुरु बनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। जल्दी ही भारत विश्व गुरु बनेगा और हमारे देश के नौजवान उच्च शिक्षा में आएंगे, अपनी सेवा देंगे, समर्पण देंगे और पूरे विश्वास के साथ कहीं ना कहीं देश की शिक्षा को बदलेंगे। बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आज आज के विषय पे जो आपने प्रकाश डाला वो निश्चित तौर पर हमारे आने वाले जो विद्यार्थी हैं जो शोध में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। बहुत बहुत आभार आकाश जी, मैं आपसे आशा करूंगा कि ऐसे ही आप सोच करते रहें और एक्सपर्ट्स को बुलाते रहें ताकि भारत के नौजवानों को, भारत की जनता को बहुत फायदा मिले और भारत को विश्व गुरु बनाने में शोध यात्रा की भी एक भूमिका होगी। ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ और ऐसा मैं शुभाशीष भी देता हूँ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। शोध यात्रा के से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप